Okay, so ladies and gentlemen, welcome to the class. And we have participant Hassan Ali, Abdul Muiz, Abu Abbas, Kira Brutodan ka? Arij, Hazrat Bilal, Mohsen Sajjad, Muhammad Salman, Muhammad Sadiq, and Noor Ahmed, and Rashid Zada, and Muzammil Haida. Good, Jake. So let's start. So, ladies and gentlemen, if you remember, हम लास्ट वीक बात कर रहे थे अबाउट द वी स्टार्टेड विद द फिजिकल लेयर, और फिजिकल लेयर के हमने मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। हमने कहा कि इसका काम एक तो है इनकोडिंग करना, इसका काम है सिग्नलिंग करना, इसका काम है बुनियादी तौर पे ऊपर से इसको क्या मिलेगा, बिट्स में मिलेंगे। इन बिट्स को ये सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको ट्रांसमिट करेगा। फिर इसके बाद हमने बात की, अगर इफ यू रिमेंबर, अबाउट दी number one, we talked about the bandwidth. We talked about the bandwidth, which is in hertz. We talked about the capacity, which is also called as the speed, which we measure in bits per second. Then we talked about the latency. Latency. Then we talked about, which may also be called as a delay. Then we talked about the throughput. Throughput. And which is again in bits per second, or kilobit per second, megabit per second, gigabit per second. And then we talked about the good put. So we talked about all of these concepts in the last class. If you have any query, any question about any of these topics, you are welcome, ladies and gentlemen. शाबाश। अगर आपका इन टॉपिक्स में किसी भी टॉपिक पे कोई भी क्वेरी है which is not clear to you, so definitely you can ask. जी ऑनलाइन स्टूडेंट, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। समीउल्लाह कह रहे हैं कि जी, राशिद ज्यादा कह रहे हैं सर ऑल क्लियर। तो चलो जी स्टार्ट लेते हैं फिर। अगर आपका ऑल क्लियर है, सबके बिहाफ पे राशिद ज्यादा ने लिख दिया कि सर ऑल क्लियर, देन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द कॉपर केबलिंग। ठीक है, क्योंकि हमने कहा है, इसी क्लास के दौरान हमने कहा कि हमारे पास मीडियम गाइडेड भी हो सकता है और अनगाइडेड भी हो सकता है। हमने कहा कि गाइडेड में कॉपर भी हो सकता है और फाइबर भी हो सकता है। जी, देयर इज समथिंग इन द चैट, लेट मी सी इट। क्लियर? ओके सदीक, ओके। और अनगाइडेड में we'll talk about the air, very important for us. However, it can be space, free space, or it can be water as well. And there's again a chat. Okay, Samila, thank you for the feedback. Okay, so we start with the copper cable. अब कॉपर केबलिंग में जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर वन, लाजमी तौर पे अगर हम एक सिग्नल यहां से पॉइंट वन से दे रहे हैं और ये सिग्नल पॉइंट टू पे यानी डेस्टिनेशन पे फॉर एग्जांपल पहुंच रहा है, तो इसकी सिग्नल की, क्योंकि कॉपर में कॉपर में इलेक्ट्रिक सिग्नल मूव करता है। कौन सा सिग्नल? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब भी मूव करता है तो वहां पे क्या होता है? एटेन्युएशन होता है। अब सवाल ये है कि एटेन्युएशन किसे कहते हैं? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी कोई सिग्नल मूव करता है तो विद द पैसेज ऑफ डिस्टेंस उसका मैग्नीट्यूड, जिसे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ये था जो कि क्वाइट बिग है, सेकंड में कम हो गया, थर्ड में और कम हो गया, फोर्थ में और कम हो गया, एंड सो ऑन। और एक वक्त आएगा कि ये बिल्कुल ही ना होने के बराबर हो जाएगा। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एटेन्युएशन,
यानी एज द सिग्नल ट्रेवल्स ऑन टू ए कॉपर मीडियम इट बिकम वीक वीक एंड बिकम वीकर देन। ठीक है जी, दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉपर केबलिंग। इसका मतलब है कि आप ये नहीं कर सकते कि एक तरफ आप यहां से सिग्नल दें पॉइंट वन विच इज मे बी पिशावर, और दूसरा एंड आपने कॉपर का पहुंचा दिया फॉर एग्जांपल कराची, इवन इस्लामाबाद। तो डेफिनेटली आप यहां से यहां तक कॉपर पे सिग्नल नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि सिग्नल एक खास डिस्टेंस कवर करने के बाद इतना वीक हो जाएगा कि वो रिसीवर को के लिए अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है ना? इसलिए हमेशा जब भी हम कॉपर से अपना सिग्नल मूव करते हैं तो या तो हम रिपीटर्स यूज करते हैं या हम एम्पलीफायर्स यूज करते हैं। एम्पलीफायर्स यूज करते हैं, तो जिसको आप एम्पलीफायर्स को नॉर्मली बाज औकात आप बूस्टर भी कह देते हैं, क्या बूस्ट करते हैं सिग्नल को। तो रिपीटर तो बिल्कुल इस तरह काम करता है लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे जैसे उसने सिग्नल रिपीट कर दिया। रिपीट से मुराद है कि बिल्कुल नया पैदा कर दिया। मिसाल के तौर पे अगर ये एक स्विच है, यहाँ पे इसकी एक पोर्ट पे मैंने कोई सिग्नल दिया, ये मेरा एक लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इसने ये सिग्नल यहाँ ओके, तो इसने अगर ये सिग्नल यहाँ पे इस पोर्ट नंबर 1 पे दिया और इसको पोर्ट नंबर 5 से मिसाल के तौर पे डेस्टिनेशन की तरफ जाना है, तो ये सिग्नल यहाँ पहुंचता है, तो ये स्विच इसको रीजनरेट कर देता है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे ये डिस्टेंस लेट इट बी 70 मीटर है, तो 70 मीटर पहुंचने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि इवन अगर ये डिजिटल सिग्नल है तो ये सिग्नल अपनी स्ट्रेंथ को कमजोर कर रहा है। आपको नजर आ रहा है कि ये कमजोर होता जा रहा है, वीकर होता जा रहा है। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एटेन्युएशन। अब लाजमी तौर पे ये सिग्नल अब आगे जाने के काबिल नहीं है। मिसाल के तौर पे ये भी 75 मीटर का फासला ये भी है, तो ये क्या करेगा ये स्विच, ये इसको रीजनरेट कर देगा, क्योंकि इसको पता है कि अगर ये 1 है और ये 0 है, तो 1 का इसको पता है कि 1 का मतलब फॉर एग्जाम्पल +5 वोल्ट है, और 0 का मतलब मिसाल के तौर पे -5 वोल्ट है। तो ये दोबारा से +5 और -5 यू जनरेट करके वापस दे देता है। बाकी मैं समझाने के लिए बाज़ औक़ात ही कहता हूं कि जिस तरह हमारे का एक सोसाइटी में है कि अगर आप हज के लिए चले जाएं तो आपके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं जो भी आपने गुनाह किए हैं, तो इसी तरह इस सिग्नल ने भी यहां से यहां तक पहुंचने में जो भी गुनाह किए हैं, ये अटेन्युएट हुआ है, जो भी नॉइजेस में ऐड हुए हैं, जो भी इसमें करप्शन हुई है, उस सब को ये स्विच साफ करके दोबारा से रीजनरेट करके अगले डिवाइस की तरफ भिजवा देता है। दैट इज द फिनोमिना, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉपर केबल। जी, इसमें कोई क्वेश्चन, एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर? जना क्लियर है सर। क्लियर है, मुजम्मिल को तो क्लियर है, लेकिन फिर भी 3 नूर रहमान है। नो सर, नो सर, क्लियर, ओके, नाइस जी। दूसरी चीज जो कि दूसरी चीज लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके समीउल्लाह, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द EMI एंड RFI। ओके मोहम्मद सदीक, आपने कहा कि दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि, तो आप मुझसे चाह रहे हैं कि आई शुड एक्सप्लेन। आपका वो है कि मैं आपको री एक्सप्लेन कर दूं। तो मैंने ये कहा कि एक, अब मैंने आपको ये एनालॉग में दिखाया और ये मैंने आपको डिजिटल में दिखाया। तो एनालॉग हो या डिजिटल हो, आप देख रहे हो कि सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है। इस अमल को एटेन्युएशन कहते हैं। इस अमल को, जिसे यहां भी आप देख रहे हैं कि यहाँ इसकी स्ट्रेंथ मिसाल में +5 वोल्ट थी, यहाँ पे आके यहाँ पे +3 वोल्ट पे आ गया है। तो 5 से 3 पे आना या -5 से -3 पे चला जाना, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एटेन्युएशन। अब हल क्या है?
तो मैंने बताया कि मिसाल के तौर पे एक तरफ पेशावर है और दूसरी तरफ इस्लामाबाद है, या दूसरी एग्जांपल मैंने आपको ये दी कि आपकी एक लैब है और ये दूसरी लैब है, और इनके दरमियान में फासला है। तो आप लाजमी तौर पे लेट करें कि इनके दरमियान में 70 + 75 मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिया, तो तकरीबन 145 मीटर ये फासला बन जाता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा ये जो कॉपर वायर है, ये डेटा में कह रहा हूं, ये 100 मीटर से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करता। यानी सिग्नल 100 मीटर के बाद इतना कमजोर हो जाता है, इतना अटेनुएट हो जाता है कि रिसीवर की सेंसिटिविटी इतनी इतनी होती है कि वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता कि ये 1 है या 0 है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी कि हम यहाँ पे या तो स्विच को, जो कि रिपीटर का काम कर रहा है, रिपीटर का काम हमारे लिए करता है, यानी कि जो सिग्नल हमने यहाँ पे दिया, मिसाल के तौर पे ये सिग्नल 75 किलोमीटर 70 मीटर के बाद इस पॉइंट पे, पोर्ट नंबर 1 पे ये पहुंचा, तो इट वाज लाइक दिस, जिसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, ये चीज यहाँ पे पहुंच रही है। भेजते वक्त तो ये था, लेकिन पहुंचते वक्त ये हो गया है। अब अगर इसको फर्दर 75 मीटर ले जाया जाए, तो ये इस रिसीवर के लिए, इस डेस्टिनेशन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा सदी। इसलिए ये स्विच क्या करता है, ये क्योंकि इसको पता है कि मिसाल के तौर पे 2 लेवल्स हैं, 4 लेवल्स हैं, 8 लेवल्स हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो कंप्यूटर साइंस के लोग होते हैं, इवन इंजीनियर्स में भी ये कमी नजर आती है कि वो ये समझते हैं कि सिर्फ 1 और 0 यानी कि 2 लेवल्स होते हैं। नहीं, लेवल कुछ भी हो सकते हैं, 4 लेवल भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, लेकिन उनको हर लेवल की वोल्टेज स्ट्रेंथ का पता होता है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैंने कहा चलो ये 2 लेवल्स हैं, तो हमें पता है कि +5 और -5 है, लेकिन अगर मुझे मिला है +3 तो मैं उसको दोबारा +5 जनरेट कर दूंगा। अगर मुझे मिला है -3 तो मैं -5 दोबारा रीजनरेट कर दूंगा, और रीजनरेट करने के बाद उसको आगे भेज दूंगा, ताकि सिग्नल, ताकि, और इसमें से अगर कोई इस पे नॉइज भी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई नॉइज ऐड हो गया हुआ है, क्योंकि रास्ते में तो हो सकता है, नॉइज का मतलब होता है अनवांटेड सिग्नल, तो कोई अनवांटेड सिग्नल्स में ऐड हो गया तो वो भी यहाँ से दूर हो जाएगा। इस तरह हमारा जो सिग्नल है वो एक किस्म का तमाम गुनाहों से पाक हो गया दोबारा, और वापस दुनिया की तरफ लौट गया। इज इट क्लियर नाउ सदीक? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी मुजम्मिल। मुजम्मिल सर, मुजम्मिल सर बात कर रहा हूँ जी जी सर। कहिए। नॉर्मली हम फील्ड में ये करते हैं कि अवॉइड करते हैं कि 100 मीटर से ऊपर की लेंथ ना हो केबल की। जी बिल्कुल। अ, तो उसमें ये कोई कैलकुलेशन है इसमें कि ये 100 मीटर तक ही क्यों किया जाता है, या ये जी बिल्कुल। जी वेंडर की बिल्कुल तरफ बिल्कुल। से आ रहा होता है? बिल्कुल जी बिल्कुल, यही मैंने अभी ये लफ्ज इस्तेमाल किए कि 100 मीटर से ज्यादा हम नहीं इसको जाने देते। हाँ, अगर आपने ज्यादा लेकर जाना होता है, तो या तो जैसे मैंने दरमियान में ये स्विच लगाया जो कि रिपीटर के तौर पे काम करता है, इसको हम वो ले लेते हैं, या फिर ओके। तो हम बात ही कर रहे थे कि लाजमी तौर पे हमें इस कॉपर का एटेन्युएशन पर मीटर पता है, कि 1 मीटर तय करने के बाद ये सिग्नल कहां से कहां तक पहुंच जाता है, और हमें अपने रिसीवर की सेंसिटिविटी, इसको लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, सेंसिटिविटी का ही पता है कि मिनिमम कहां तक हो तो ये बर्दाश्त, हमें उसको डिटेक्ट कर सकता है, अदरवाइज की डिटेक्शन फेल हो जाती है। तो हमने ये कैलकुलेट किया कि जनाब अगर मिसाल के तौर पे हम इथरनेट की, आप जो एग्जांपल दे रहे हैं इथरनेट की दे रहे हैं, तो इथरनेट में हमारा जो सिग्नल है उसकी एक खास स्ट्रेंथ है, यानी कि एक हाई है और एक लो है। ये हाई और लो 1 मीटर के बाद क्या होगी, 2 के बाद क्या होगी, और 100 के बाद क्या होगी। और हमने देखा कि अगर 100 मीटर तक ये पहुंच जाए तो इसका लेवल इतना कम हो जाता है, यानी कम का मतलब है कि हाई और लो के दरमियान में डिस्टेंस इतना कम हो जाता है कि सेंसिटिविटी ऑफ द रिसीवर उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि हाई और लो है। इसलिए हम 100 मीटर से ज्यादा कभी भी प्रेफर नहीं करते। अगर 100 मीटर से ज्यादा हो तो फिर हम कोएक्सियल केबल पे जाते हैं, पहले जाते थे, या फिर हम कोएक्सियल में भी दो थे, एक थिन नेट और एक थिक नेट। थिन नेट होता था तो 200 मीटर तक चले जाते थे, और अगर थिक नेट होता था तो 500 मीटर तक चले जाते थे। आज के दौर में हम ऑप्टिकल इस्तेमाल कर लेते हैं और लंबे डिस्टेंस तक चले जाते हैं। क्या यही क्वेश्चन था आपका? सर ये खाली मैं कैलकुलेशन वाइज पूछा था कि कोई
पैट फार्मूला है कि अगर हम देखना चाहें कि हमारी कितनी अटेनुएशन हो रही है, लेट्स से 50 मीटर के ऊपर, वो मैं तो हम आपको चेक बता कर दूंगा, सकते वो फार्मूला आपको एटेन्यूएशन का तो है, लेकिन इसके लेवल्स का मुझे आइडिया भी नहीं है। लेवल्स बता के मैं आपको कैलकुलेशन दे दूंगा कि जी ये इस लेवल पे पहुंच जाए तो काबिले। चाहिए नीचे में ये नंबर दो कहाँ टिकट में यूजिंग ये काइंडली अगर आप अपने माइक का सब लोग थोड़ा सा ख्याल रख लें तो बाकी लोग आपसे डिस्टर्ब नहीं होंगे। ओके जी, यस सर, क्लियर है। ओके। हैं। ओके सर, कंटिन्यू सर। ओके जी। ओके, आगे चलते हैं जी। फिर हमने इसी तरह जो ये तो मैंने डिजिटल का आपको एग्जांपल दी। एनालॉग में क्या होता है कि वहां पे रिपीटर नहीं इस्तेमाल हो सकते, क्योंकि वहां पे डिस्टिंक्ट लेवल्स नहीं होते। आपको पता है कि एनालॉग में डिस्टिंक्ट लेवल्स नहीं होते। जैसे यहां पे मैंने ज्यूम किया कि दो लेवल्स हैं, दो लाजमी नहीं है, मैंने कहा डिस्टिंक्ट, मैंने कहा है कि फिक्स नंबर ऑफ लेवल्स हैं। तो हमें पता है कि मिसाल के पे 8 लेवल्स हैं, 16 लेवल्स हैं, 64 लेवल्स हैं, 128 लेवल्स हैं, 256 लेवल्स हैं, हमें पता है। लेकिन एनालॉग में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स पॉसिबल, इसलिए हम उसको रीजनरेट नहीं कर सकते। इसलिए वहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एम्पलीफायर्स इस्तेमाल करते हैं। और इसकी अच्छी एग्जांपल जो है वो है आपका जुमे के दिन, यानी कल का दिन जो गुजरा, उसमें आपके मस्जिद के इमाम जो हैं वो माइक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बाज मस्जिदें दो दो तीन फ्लोर की पर बनी हुई होती हैं, तो वहां पे एक ह्यूमन बीइंग की आवाज सब तक नहीं पहुंच सकती। तो आपने देखा होगा कि वो इस्तेमाल करते हैं एम्पलीफायर, ऑडियो एम्पलीफायर, जिसका मकसद क्या होता है कि जितना भी उसका वॉइस है उसको इतना इंक्रीज कर दिया जाए ताकि तमाम फ्लोर्स पे इक्वली वो हर्डेबल हो। तो मकसद क्या है, लेकिन उसकी खामी क्या है एक, कि अगर उसमें कोई नॉइज आ जाए बाज औकात, तो वो नॉइज भी आगे उसी तरह एम्पलीफाई हो जाता है। तो इसलिए बार बार अगर आप एक सिग्नल को एम्पलीफाई रीजनरेट करें तो दैट्स ग्रेट, लेकिन अगर आप उसको एम्पलीफाई करते हैं बार बार, तो एक खास वक्त आएगा कि उसमें नॉइज इतना बढ़ जाएगा कि उसका सिग्नल टू नॉइज रेशो, एक टर्म है, सिग्नल टू नॉइज रेशो, इतना बढ़ जाएगा कि वो रिसीवर को अगेन वो सिग्नल और नॉइज के दरमियान में डिफरेंशिएट नहीं कर सकेगा, और वो सिग्नल आपके लिए प्योरली नॉइज के तौर पे ही सामने आएगा। बात समझ आ गई? ओके, अब आगे चलते हैं जी। अब आगे चलते हैं कि हमारा, अगर दूसरी बात मैंने आपको कहा था कि हमारा जो कॉपर है, कॉपर में मैंने जैसे पहले बताया कि इसमें से जो चीज, जो सिग्नल गुजर रहा होता है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रिक सिग्नल है। अब इलेक्ट्रिक सिग्नल की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जब भी करंट इंक्रीज और डिक्रीज या वोल्टेज इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है, तो वो अपने गिर्द एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट करती है। ये कॉन्सेप्ट आपने मैट्रिक में और एफएससी में पढ़ा था कि E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, यानी कि जब भी कोई फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो, तो दैट जनरेट्स अ वोल्टेज। इसी तरह अगर कोई वोल्टेज चेंजिंग हो तो वो अपने इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस करता है, चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, फ्लक्स इंक्रीज जनरेट होता है उसके गिर्द। अब अगर यहाँ पे कोई और डिवाइस की भी करंट यहां से गुजर रही हो, सिग्नल गुजर रहा हो, तो लाजमी तौर पे ये दो फ्लक्स एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, और इस अमल को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इसी तरह आपने ये भी देखा होगा कि स्पेशली जहां पे बड़े एंटेनास लगे होते हैं, मिसाल के तौर पे उन, क्योंकि इनके ऊपर भी आपको पता है कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आके स्ट्राइक करती हैं, जिसकी वजह से यहां पर भी, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो रेडियो वेव्स में होती हैं, यानी हाई फ्रीक्वेंसी में होती हैं। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है जब यहाँ पहुंचता है तो इट मे आल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन द कॉपर। अगर यहाँ पे कोई ये मिसाल के तौर पे आपका अर्थ स्टेशन है, अभी देखता हूँ जी चैट में, अगर ये अर्थ स्टेशन है, जैसे हमारे पिशावर में, सॉरी पिशावर में नहीं, इस्लामाबाद में और कराची में पाकिस्तान पीटीसीएल का अर्थ स्टेशन है, तो वहां पे लाजमी तौर पे सैटेलाइट से सिग्नल आ रहे होते हैं, रेडियो वेव्स होती हैं। तो वो अगर वहां पे कोई कॉपर का आपका डेटा का नेटवर्क पड़ा हुआ है,
तो that data network will be affected there, and that will be called as the radio frequency interference, RFI. तो मैं पहले देखता हूं कि चैट में क्या है। सदीक, ओ सदीक का क्वेश्चन है कि सर मार्केट में हमको कहने को मिलता है कि 200 मीटर पल्स यूज कर सकते हैं और हमें यूज भी की है कैट 6 केबल। नहीं, कैट 6 केबल 200 मीटर तक नहीं ले जाती सदीक। कैट 6 केबल का जो स्पीड है, इन इन केबल्स ने, चाहे वो कैट 5 हो, कैट 5E हो, 6 हो, 7 हो, इनमें डिस्टेंस नहीं इंक्रीज हुआ, इनमें स्पीड इंक्रीज हुई। ये 100 मेगाबिट पर सेकंड से 100 मेगा से 1 गीग पे गए, 1 से 10 गीग पे गए, तो स्पीड यानी कैपेसिटी इंक्रीज हुई, डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हुआ। यही पूछ रहे हैं आप सदीक? लेकिन अगर आप इसको यूज कर रहे हैं फॉर दी सम एनालॉग डेटा की ट्रांसमिशन के लिए तो माइट बी, लेकिन कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कि अभी मुजम्मिल ने भी कहा कि जी हमें जब भी हमें किसी को हमारा स्विच नेटवर्क हम बनाते हैं तो हम 100 मीटर से ज्यादा किसी सूरत लेंथ को नहीं जाने देते, क्योंकि उससे जो हालत है कह लें या करेक्टरिस्ट जो हमें डिजायर्ड आउटपुट होता है, क्योंकि फिर लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फिर स्पीड बड़ी कम हो जाती है। क्यों स्पीड कम हो जाती है? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम दोबारा भी पढ़ेंगे रीट्रांसमिशन, तो क्योंकि आपके बहुत सी बिट्स जो होती हैं वो एरर में चली जाती है, तो आपको रीट्रांसमिट करना पड़ता है, उस वजह से आपका ओवरऑल गुडपुट काफी कम हो जाता है। तो थ्रूपुट तो शायद कम ना हो, गुडपुट कम हो जाए, तो हम तो गुडपुट में इंटरेस्टेड होते हैं। क्या ये आपका क्वेश्चन था? ओके, आगे चलते हैं जी। अब क्वेश्चन ये है कि 3 मसाइल तो मैंने आपके सामने रख दिए कि एक एटेन्युएशन है, एक ईएमआई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, और दूसरा है रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस। अब इसका हल क्या है? हल ये है कि एक बात तो जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले की कि एटेन्युएशन का कैसे मुकाबला किया जाए। तो भाई जो हमें लिमिट दी गई है, जो हमें डिजाइनर ने बता दिया है कि जनाब आप मिसाल के तौर पे 100 मीटर से ज्यादा ना जाएं, तो मत जाएं। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको, जैसे मैंने ये यहाँ एग्जांपल ली कि एक तरफ 70 मीटर है, एक तरफ 75 मीटर है, टोटल 145 बनता है, तो अगर ये 145 है तो डोंट यू डायरेक्टली इसको कनेक्ट करने की कोशिश ना करें। लाजमी तौर पे दरमियान में आप एक रिपीटर लगाएं ताकि सिग्नल रीजनरेट हो जाए, इसका मतलब एक किस्म का रीबर्थ हो जाए उसकी, और आपके मसाइल कम ना बढ़े। तो यही वो मिटिगेशन टेक्निक्स में सबसे पहली टेक्निक ये कह रहा है कि स्ट्रिक्ट एडेरेंस, लफ्ज बड़ा उसने सख्त इस्तेमाल किया है, स्ट्रिक्ट एडेरेंस करनी होगी टू द केबल केबल लेंथ लिमिट विल मिटिगेट दिस एटेन्युएशन इशू। दूसरा हमने क्या कहा? हमने दूसरा एक मसले के लिए कहा कि आप शील्डिंग यूज कर लो, क्योंकि अभी जैसे कि हमें शफीक ने शफीक यहाँ जी शफीक ने बताया यूटीपी उन्होंने लिखा, तो इसका मतलब यूटीपी में और एसटीपी में फर्क क्या है कि यूटीपी में कोई शील्डिंग नहीं होती, इसलिए लिखा है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब शील्डिंग क्या करती है? शील्डिंग ये करती है कि बाहर से जो इंटरफेरेंस आती है उसको रोक देती है। तो यूं आपका जो सिग्नल इस केबल में जा रहा है, आपका जो सिग्नल इस केबल में जा रहा है वो बाहर की दुनिया के सिग्नल से इफेक्ट नहीं होता। इस तरह आप जहां जहां भी आपको शक है कि, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल अभी दी, मिसाल के तौर पे आप अर्थ स्टेशन में काम कर रहे हैं, नंबर 1 अर्थ स्टेशन, अर्थ स्टेशन तो पता है ना,
है कोई जिसको अर्थ स्टेशन का नहीं पता? लेडीज एंड जेंटलमैन, अर्थ स्टेशन का मतलब ये होता है जहां पे हम सिग्नल रिसीव करते हैं सैटेलाइट से। ये तो अब हमारा ऑप्टिकल फाइबर माशाल्लाह तगड़ा हो गया है बहुत ज्यादा, जिसने हमारे सैटेलाइट की अफादियत को कम कर दिया है। लेकिन जब ऑप्टिकल फाइबर नहीं था तो ज्यादातर ट्रांसमिशन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जो होती थी दैट वाज ऑन दी सैटेलाइट। तो सैटेलाइट का सिग्नल जहां पे हम रिसीव करते हैं वहां पे उसको कहते हैं अर्थ स्टेशन। ठीक है। नंबर 2 एग्जांपल, मिसाल के तौर पे कोई एक्सरे रूम है या कहीं ऐसा जगह है जहां पे बहुत ज्यादा माइक्रोवेव ओवन्स यूज हो रही हैं। तो अब इस केस में आपका सिग्नल ये ऐसे सिग्नल जनरेट करेंगे जो कि इस वायर से जो डेटा जा रहा है ये उसको इफेक्ट कर देंगे। तो यू दैट इज समथिंग बैड। इसलिए आप क्या करते हो, उसके इस केबल के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ा देते हो जिसको कहते हैं शील्डिंग। लाजमी तौर पे केबल की कीमत थोड़ी सी बढ़ जाएगी, मेटालिक शील्डिंग आपने दे दी है, लेकिन जो अंदर सिग्नल जा रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो कम से कम बगैर प्रॉब्लम के चला जाएगा। तीसरी एक चीज मैंने जो कि अभी एक्सप्लेन नहीं की उसको कहते हैं क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक है कोई जो मुझे क्रॉस टॉक को एक्सप्लेन कर दे थोड़ा सा? या सिर्फ इतना बता दे कि उसने क्रॉस टॉक को कभी ऑब्जर्व किया है या नहीं किया किसी ने भी? जनाब, तो खामोशी पर मैं जवाब दे देता हूं। क्रॉस टॉक का मतलब है, और एक चैट में भी जवाब आया हुआ है, अनवांटेड इंटरफेरेंस। जेंटलमैन, तमाम वो सर ये चीजें। होती है हमारी जी मुझे सॉरी, ये हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम में ये इंटरफेरेंस आती है ठीक कि है। जब दो ट्रांसमीटर काम कर रहे हैं तो उसमें अगर प्रॉपर फिल्टरिंग ना हो तो वो एक फ्रिक्वेंसी दूसरी फ्रिक्वेंसी में मिक्स हो रही होती है, तो उसको हम मतलब एक क्रॉस स्पेसिफिक टॉक कहते फ्रिक्वेंसी पे दूसरी फ्रिक्वेंसी का सिग्नल आ रहा होता है, उसको क्रॉस टॉक। हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूं जी फर्दर। मोहसिन, आपका सवाल का जवाब जो है अनवांटेड इंटरफेरेंस, तो तमाम जो इसको नॉर्मली हम कहते हैं नॉइज, तो नॉइज हमेशा ही अनवांटेड होता है। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे अभी कोई भी शख्स अपना माइक थोड़ी देर के लिए खोल देता है तो बाकी लोगों को एक अनवांटेड इंटरफेरेंस मिल जाती है, मेरी वॉइस के साथ वो वॉइस थोड़ी इंटरफेयर कर दी, बट वी विल नॉट कॉल इट ए क्रॉस टॉक। ठीक है। क्रॉस टॉक क्या है इस पे आते हैं जी। क्रॉस टॉक का मतलब दो तरह से हम इसको लेते हैं। यहां पे क्योंकि मेरा टॉपिक कॉपर केबलिंग है तो मैं कॉपर केबलिंग के परस्पेक्टिव से बात करूंगा। क्रॉस टॉक का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास ज्यूम करेंगे दो पेयर्स हैं, एक पेयर नंबर 1 जो कि ब्लू है और एक पेयर नंबर 2 जो कि लेट करेंगे ग्रीन है। ये आपको दो डिफरेंट कलर्स में नजर आ रहा होगा, और अगर ग्रीन अच्छा नजर नहीं आता तो मैं इसको रेड कर देता हूं, ये नंबर 2 है। जेंटलमैन, 1 से मुराद यहां पे एक पेयर है, ये एक पेयर मैं बनाता हूं जो कि मैंने ब्लू में बनाया, और ये यूं एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड है। तो ये दो वायर्स इधर भी आ गई, दो वायर्स इधर भी आ गई। अब जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप पॉइंट नंबर 1 पे या पॉइंट ए पे एक सिग्नल इसके अंदर इंसर्ट करें, इसके इस पेयर के अंदर, अंडरस्टैंडेबली इट विल रीच टू पॉइंट बी, बट on the way, ladies and gentlemen, it will create on the way, it will create a function which is called induced EMF, induced electromotive force, जो कि मुझे उम्मीद है कि एफएससी में और मैट्रिक में फ्रेडेज ने हमें ये कॉन्सेप्ट बताया था। फ्रेडेज ने हमें ये कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आप किसी भी सर्किट, क्योंकि ये सर्किट है, पेयर एक सर्किट है, किसी भी सर्किट से, और इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल आपने फ्रेडेज लॉ का ट्रांसफार्मर्स में देखा है
कि अगर हम ट्रांसफार्मर की एक, जिसको हम प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी पे एक वोल्टेज दें जो कि अल्टरनेटिंग है, यानी चेंजिंग है, तो सेकेंडरी पे जिस पे कोई हमने सोर्स नहीं दिया हुआ, जस्ट यहां से ग्रेड से, इस प्राइमरी से जो ईएमएफ इसके गिर्द बनता है, इसके गिर्द जैसे मैंने अभी बताया इंड्यूस होता है, एक ईएमएफ जनरेट होता है, एक फ्लक्स जनरेट होता है, जिसका जिसको मैंने d phi/dt कहा था कुछ देर पहले, विच इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. Now this rate of change of flux link this secondary coil. In other words, आप कह सकते हैं cuts the secondary coil, this flux. And an EM, अगर आप यहाँ पे कोई लोड लेने की मिसाल तो पे बल्ब लगा दें, तो you will find that the bulb start glowing. So that is called that in EMF that is induced here in the secondary, जिसको हमने कोई सोर्स नहीं दिया हुआ, that is called induced EMF as per Faraday's law. Okay. अब यही कॉन्सेप्ट मैं यहां पे लेकर आता हूं कि एक तरफ तो मेरे पास ये ब्लू वायर है, एक तरफ मेरे पास एक रेड वायर भी है. चलें जी, ये रेड वायर भी मेरे पास है, जो कि मैंने ट्विस्टेड है या नहीं है, वट एवर. अब आप समझ गए होंगे कि अगर इस ब्लू में से, इस रेड में से सिग्नल जाए और इस ब्लू में से भी जाए, तो इसके इर्द गिर्द, जैसे यहां पे इसके इर्द गिर्द एक फ्लक्स, चेंज ऑफ फ्लक्स क्रिएट हुआ, इसी तरह एक चेंज ऑफ फ्लक्स यहां भी क्रिएट होगा. और वो फ्लक्स, इस ब्लू फ्लक्स आप कह लें, ब्लू फ्लक्स रेड वायर को, अगर यहां भी एक सिग्नल जा रहा है उसको, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी है, सिमिलर रेंज है, दैट विल हैव द इफेक्ट हियर एज वेल. और आपको मे बी इस रेड में, रेड पेयर में इस ब्लू वाले का इफेक्ट नजर आए. इफेक्ट से मुराद मैं ये लेना चाहता हूं, मिसाल के तौर पे अगर आप टेलीफोन नेटवर्क की एग्जांपल लें, तो टेलीफोन नेटवर्क में हमारी अंडरग्राउंड कॉपर की केबल बरीड होती है, लेकिन वो एक पेयर या दो पेयर नहीं होती, मे बी वो 100 पेयर है, 100 पेयर की या 20 पेयर की या 10 पेयर की एक वायर है. चले जी, हम आसान कर लेते हैं, 10 पेयर कह लेते हैं. अब अगर मिसाल के तौर पे वन जो है, वो ए जो है वो बी से बात कर रहा है, तो लाजमी तौर पे वॉइस जो है दैट इज अल्टरनेटिंग, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम. नाउ दिस कम एंड ज्यादा may introduce a signal, induce a signal in the red wire. तो आप बाजू का अपना फोन उठाते हैं और कहते हैं हम साई की बातें सुन रहा हूं. लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे 1 मिनट दीजिएगा और इस देर में आप अब सोचें अगर आपको क्वेश्चन है, और अगर नहीं है क्वेश्चन तो आप मैं 1 मिनट मुझे चाहिए होगा, तो मैं इतनी देर के लिए इसको पास कर चाहता हूं. ओके, एवरीवन हियर विद मी लिसनिंग? यस सर. ओके, नाइस. तो लेट मी कंटिन्यू. तो ये ब्लू का सिग्नल, मैं यहां ये कह रहा था कि ए बंदा बी से बात कर रहा है, लेकिन आप अपने घर में फोन उठाते हैं या अपने फोन पे बात कर रहे होते हैं, आपको दूसरे हमसाए की आवाज आना शुरू हो जाती है. तो वो क्या हो रहा होता है, इस अमल को कहते हैं क्रॉस टॉक. कि एक पेयर का सिग्नल दूसरे पेयर को जब अफेक्ट करता है, क्योंकि मेरा टॉपिक कॉपर केबलिंग से है, तो दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड क्रॉस टॉक. क्लियर हो गया? लेट मी सी हियर. ओके, राशिद दादा को क्लियर है. नाइस मोशन. लेकिन सर एक और, जी जी, सर मैं अभी ये सोचा था, हमारे जो स्विचेस लगे होते हैं फील्ड में वो पीओई स्विचेस भी होते हैं, जी पर जी, नॉर्मली पावर और बिल्डिंग ईथर में है. जो, जी सर, तो नॉर्मली जो हमारे बिल्डिंग में वायरिंग होती है उसमें ऐसे ही किया जाता है कि पावर केबलिंग अलग रखी जाती है और जो कम्युनिकेशन या नेटवर्किंग की केबलिंग होती है वो अलग रखी जाती है. तो ठीक है. अब जब से ये पीओई स्विचेस आए हैं, इसमें ये इंटरफेरेंस का इशू उन्होंने रिजॉल्व कर दिया है कि एक ही पावर केबल में डाटा भी जा रहा है और पावर का सिग्नल भी जा रहा है, वो बिल्कुल इंटरफेरेंस ठीक, वहाँ पे नहीं होती. बिल्कुल ठीक. सवाल पे क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूं, लेकिन मुझे काफी टाइम हो गया है, काफी वीक्स हो गए हैं, सलमान नजर नहीं आ रहा कि है, क्योंकि वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करता होता था और वो आजकल शायद वो काम अब
मैं मुजम्मिल साहब के हवाले करके तो नहीं चला गया कि जी मैं नहीं क्वेश्चन करता, आप कर लिया करेंगे। तो अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं जी। सवाल ये पूछा गया कि पावर ऑन इथरनेट, पावर ऑन इथरनेट, ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे, कोई क्वेश्चन था प्रॉब्ली, लेकिन वो उस के दौरान जाया हो गया। वो रिकॉर्डिंग में तो आ जाएगा, लेकिन उसका मैं जवाब नहीं दे सका। क्या क्वेश्चन जिसका भी था, हाँ पहले मैं पीओई एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर मैं, अगर उस बंदे का क्वेश्चन जिसको जवाब नहीं मिला वो दोबारा रिपीट कर दे तो इट विल बी नाइस ऑफ हिम। तो जनाब, पावर ऑफ इथरनेट की, पावर ऑन इथरनेट का मतलब क्या है? मतलब ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि इससे जो आ, मकसद लिया जा रहा है कि क्या वो क्रॉस टॉक का मसला रिजॉल्व हो गया है, और तो उसका जवाब भी मैंने नहीं दिया, वो मुझे देना है। या चलें पहले उसका जवाब देकर और फिर पीओई पे आ जाता हूं। अब आपने देख लिया कि एक सिमिलर सिग्नल, सिमिलर कह रहा हूं यानी वॉइस है ना, एक की भी वही फ्रिक्वेंसी रेंज है, दूसरी की भी फ्रिक्वेंसी रेंज वही है, दे आर अफेक्टिंग ईच अदर, एंड दैट इज कॉल्ड द क्रॉस टॉक। ओके, दैट्स नाइस। अब इसका हल क्या है, इसको खत्म कम करने का तरीका क्या है? क्योंकि हम खत्म तो नहीं कर सकते, हमारा टॉपिक है मिटिगेशन, यानी रिडक्शन, कम करना। तो इसको जबीउल्लाह, कम करने का तरीका यह है, इसको कम करने का तरीका यह है कि आप नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इंक्रीज कर दें। और इसी वजह ये चीज है जिसने जिसने हमारे क्लास, जो अभी आपने एक हमारे स्टूडेंट ने भी लफ्ज इस्तेमाल किया था, शफीक ने, कि जी कैट 5 है, कैट 5 ई है, 6 है, 7 है। तो उसमें क्या चीज है? ये डिफरेंस है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर लेंथ मिसाल के तौर पे, पहले अगर उसमें 1 मीटर में अगर 50 टर्न्स थी, अब 70 कर दी गई। लाजमी तौर पर उससे ज्यादा के एक 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 तरीका, उससे क्या हुआ, उससे ज्यादा टर्न करने से, अभी एक्सप्लेन करता हूं कि क्या फायदा हुआ। लेकिन उसे एक चीज हुई, केबल ज्यादा लगेगी। जितनी टर्न्स आप ज्यादा करते हैं, जितनी टर्न्स आप ज्यादा करते हैं, तो 1 मीटर से ओवरऑल आप शायद 0.75 मीटर आपको केबल मिले, लेकिन खरीदने वाला तो 0.75 की कीमत देगा, लेकिन आपने तो 1 मीटर लगाई हुई है, तो दैट द रीजन बिकम कॉस्टियर। अब इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि जब आप ज्यादा टर्न्स करते हैं, तो यहां पे अभी हमने लफ्ज इस्तेमाल किया था E इक्वल टू -N dφ/dt, एंड दैट N वाज द नंबर ऑफ टर्न्स, N वाज द नंबर ऑफ टर्न्स। अब जब आपने टर्न्स इंक्रीज कर दी, तो आप क्या करते हैं, ये क्या होगा कि एक का डायरेक्शन, अगर करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर है, तो दूसरी टर्न में डायरेक्शन नीचे होगा। इसका मतलब, और ये आपने पूछा नहीं कि माइनस क्यों लगाया है, ये माइनस अगर आपने एफएससी में किया हो, शायद हमें मोहसिन जवाब दे दे। मोहसिन को जवाब दोगे इस माइनस का? मोहसिन ने जवाब प्रॉब्ली दे दिया, मैं उसको देख के और रिस्पॉन्ड करता हूं, क्योंकि मोहसिन थ्योरेटिकली चीजों को अच्छी तरह से देखने की सलाहियत रखता है। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ला का, इस ला कौन सा था मोहसिन? एक ला है जिसने ये माइनस साइन लगाया था। लेंस ला। दो आंसर हमें नजर आ रहे हैं, एग्जैक्ट याद नहीं सर। ओके, लेंस ला। तो लेंस ला ये कहता है, जैसे अभी आपने यहां पे देखा, यहां पे मैं एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। अगर हम ये ज्यूम करें कि दी डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउनवर्ड, यानी ये पॉजिटिव है मिसाल के तौर पे, और ये नेगेटिव है, तो द करंट विल मूव फ्रॉम दिस डायरेक्शन एंड मूव डाउन, यानी कि करंट का डायरेक्शन प्राइमरी में ये होगा ब्लू डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है,
इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है। वापस जाता हूं जी, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब क्या होगा कि अगर जो लेंस कहता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, लेंस फरमाता है कि ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ करंट अगर यहां पे डाउनवर्ड था तो यहां पे अपवर्ड होगा। इसका मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब है कि ये करंट इधर गया तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी कि उसके अपोजिट पोलैरिटी यहां पे जनरेट होंगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पर भी यही काम है कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट जल्दी से, क्योंकि कम लेंथ में तब्दील हो रहा है, तो ये पहले वाले का इफेक्ट अगर अगर लेट करें के ऊपर की तरफ है तो इसका डायरेक्शन नेगेटिव की नहीं, ऑपोजिट होगा, एंड दीज टू विल कैंसल ईच अदर इफेक्ट। जी कुछ समझ आ रही है? यस सर, आ रही है, गुड, वेरी नाइस। ठीक है जी। तो बात हम ये कर रहे थे कि इस तरह हम टर्न्स इंक्रीज करके क्रॉस टॉक को, यानी कि क्रॉस टॉक क्या, नॉइस, यानी कि अनवांटेड सिग्नल, इसको रिड्यूस करते हैं, जिससे जिससे कैपेसिटी, जो कि शैनन का फार्मूला अगर आपको याद हो, शैनन के फार्मूले में हमने कैपेसिटी में द कैपेसिटी इज अफेक्टेड बाय द नॉइस, तो नॉइस कम होता है तो कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पहले अगर वो 100 मेगाबिट पर सेकंड ले जा रहा था, अब 10 टाइम्स ज्यादा, यानी कि 1 गीग ले जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल। कुछ बात समझ आई? इज इट क्लियर? कैन आई मूव फर्दर? तो ये वो कह रहा है, सम काइंड ऑफ कॉपर केबल मिटिगेट क्रॉसटॉक बाय ट्विस्टिंग ऑपोजिट पेयर सर्किट पेयर्स वायर्स टुगेदर। ऑपोजिट पेयर्स में, यानी डायरेक्शन को ऑपोजिट रखने के लिए हम क्रिएट करते हैं, ताकि वो एक दूसरे को, जो उनका ईएमएफ है वो कैंसल आउट कर दे और वो दूसरी पेयर को, दूसरी केबल को ना अफेक्ट कर। तो ये तो था इसका जवाब। अब मैं आता हूं जी आसान सवाल की तरफ, जो कि यहाँ मेरे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, दैट इज पीओई। पीओई का मतलब ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि मिसाल के तौर पे अगर ये मेरा स्विच है जो सपोर्ट करता है पीओई, और ये मेरा एक एक्सेस रूटर है, ये मेरा एक्सेस रूटर है। अब होता क्या है? होता ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि इसको, क्योंकि ये एक एक्टिव डिवाइस है, इसको पावर चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि भाई इस एक्सेस रूटर के आसपास कोई आउटलेट हो, पावर आउटलेट हो, जहां के मैं उस सॉकेट में इसको लगा दूं ताकि इसको पावर मिल जाए। और लाजमी तौर पे दूसरे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि स्विच से इसको एक यूटीपी केबल मिल जाए या एसटीपी केबल मिल जाए, जो कि इसको कम्युनिकेशन का सिग्नल प्रोवाइड करे, और ये वो सिग्नल आगे वायरलेसली आगे गिरा दे। यही है ना जी? लेकिन जैसे कि अभी हमें क्वेश्चन किया गया कि आज के दौर में अगर ये स्विच पीओई सपोर्ट करता है, तो इसी पोर्ट से इसको, क्योंकि स्विच को तो पावर है, इस स्विच के पास तो पावर है, ये तो पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, सॉकेट पे कनेक्टेड है ये, तो इसके पास पावर है। तो ये क्या करता है कि इसको ये कम्युनिकेशन सिग्नल भी, जिसको मैंने रेड में शो किया, और इसके साथ साथ पावर भी इसी के जरिए इसको देता है। यूं हमें इसकी जरूरत, जो एक्स्ट्रा एक्सेस रूटर के साथ हमें पावर की जरूरत थी, वो खत्म हो जाए। सवाल ये किया गया, क्या ये दोनों सिग्नल्स एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस नहीं करते? तो जवाब है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि पावर सिग्नल है 50 हर्ट्ज पे, और आपका कम्युनिकेशन सिग्नल का जो सिग्नल है, दैट इज मे बी 1 गीग, मे बी 100 मेगाबिट पर सेकेंड, 100 मेगाबिट पर सेकेंड, मेगाबिट
पर सेकेंड। तो मैं क्या ये पूछ सकता हूं कि अगर दो सिग्नल्स में इतना फर्क हो, इतना क्या कुछ भी फर्क हो, whether they will interfere with one another? नो सर। सर Never. इसी में जो हमारे ये टेलीफोन लगे होते हैं, वाइड टेलीफोन, जी उसमें फिर क्या ये जो ऑडियो सिग्नल होता है जिसमें वॉइस आ रही होती है, जी। उस उसमें उसमें भी ये नहीं करेगा इंटरफेरेंस, या उसमें भी कोई डिफरेंट फिनोमेना है इसका, जो नहीं, वाइड आप ये डेसिबल? कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन सिग्नल मैंने कहा है ये वॉइस सिग्नल है आपके केस में। आप जी। इज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे एक डिवाइस लगा हुआ है जो कि आईपी फोन है, आईपी फोन है, एम आई राइट? यस सर। अब ये आईपी फोन से के सिग्नल तो कुछ भी आ रहा है, तो यहाँ पे हम इज्यूम करें कम्युनिकेशन सिग्नल इज अ वॉइस सिग्नल। वॉइस सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड, दैट सिग्नल इज इन, मिसाल के तौर पे अगर इसने ये सिग्नल पीछे से भी अगर आया तो ये इसी स्पीड से या इसी कैपेसिटी से वो 50 हर्ट्ज में नहीं है। दैट सिग्नल इज नॉट एन अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल, दैट इज एट हाई फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए दो सिग्नल्स अगर हाई, एक हाई और एक वेरी लो में है, दे विल नेवर इंटरफेयर विद वन अनदर। यही काम अगर, क्योंकि आप तो फील्ड में काम करते हैं, हम बाज़ औक़ात अपने सिग्नल्स को, एक मल्टीपल सिग्नल्स को मल्टीप्लेक्सर को देते हैं और एक ही वॉइस आगे लेकर चले जाते हैं। तो वहां भी हम क्या करते हैं, हम हर सिग्नल को मॉड्यूलेट करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं विद M1, विद M2, M3। नाउ दे आर एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, therefore the three signals combined together by the multiplexer containing M1, M2, M3, they are at different frequencies, therefore they never interfere with one another. क्लियर हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। Very nice. और कोई क्वेश्चन किसी का हो तो बात करें जी। और सर ये पीओई स्विचेस की हम कॉन्फ़िगरेशन इस कोर्स में पढ़ेंगे, या कि वो कोई नेक्स्ट किसी और नेक्स्ट कोर्स में होगी, या अगले कब कोर्स होगी में सर? ही, अगले कोर्स में ही इंशाल्लाह ताला आपको पीओई को उसकी कॉन्फ़िगरेशंस भी करवा देंगे, क्योंकि वो स्विचिंग राउटिंग वायरलेस एसेंशियल का कोर्स है ना, तो उसमें हम ओके सर। इसको ये टॉपिक डाल देंगे, आधा घंटा ज्यादा लगा लेंगे, कवर अप हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। नो प्रश्न। ओके जी। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉपर, क्योंकि हमारा टॉपिक कॉपर केबलिंग है ना, तो टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉपर में हमने कहा दो तरीके, दो वो हैं, एक है ट्विस्टेड पेयर और एक है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर में हमने फिर कहा कि आगे दो हैं, एक है यूटीपी और एक है एसटीपी। यू का मतलब है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इसका मतलब आप ये देख रहे हैं कि ये प्लास्टिक की शील्ड है, ये प्लास्टिक की शील्ड है ब्लू कलर में, और इसके अंदर चार पेयर्स मौजूद है, चार पेयर्स मौजूद है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अच्छी क्या है इसकी, अच्छी बात क्या है कि ये कॉस्ट में कम है, यानी चीप है, अच्छी बात है। दूसरा अच्छी बात इसकी ये है क्योंकि इसका साइज कम है, साइज यानी मोटाई कम है, रेडियस कम है। तो मोस्टली हम ये वायर्स डक्ट्स में गुजारते हैं, हम डक्ट्स में ये वायर्स गुजारते हैं। तो इसका मतलब है कि ज्यादा वायर्स एक डक्ट से गुजर जाएंगी तो डक्ट की कॉस्ट या उसकी जो लेबर चार्जेस हैं वो हम पे कम पड़ेंगे। तो उस लिहाज से भी ये चीप, चीप पर चीप हो जाता है। तो ये तो इसके अच्छे पॉइंट है। इसका बुरा पॉइंट ये है, जिसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, कि बाहर से जो सिग्नल इसकी तरफ आएगा, ये सिग्नल बाहर वाला और जो इसके अंदर सिग्नल अपना जा रहा है, दीज टू कैन इंटरफेयर विद वन अनदर। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो सिग्नल जा रहा है और यहाँ पे कोई जनरेटर लगा हुआ है, कोई मोटर लगी हुई है, जनरेटर है, मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, तो ये एक फ्लक्स जनरेट करते हैं, अपने इर्द गिर्द एक वोल्टेज जनरेट करते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वोल्टेज इस वोल्टेज को, इस ईएमएफ को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से कई बिट्स जो कि इसमें वन थे वो जीरो हो जाएंगे, जो जीरो हैं वो वन हो जाएंगे। यानी कि जीरो का वन का जीरो होना या जीरो का वन होना इज कॉल्ड एरर। इसका मतलब एरर बढ़ जाएगा। दैट इज द बिग इशू विद द यूटीपी। तो नॉर्मली अब यूटीपी वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमें बाहर से कोई ईएमएफ ना फील होता हो।
मिसाल के तौर पे हमारी कंप्यूटर लैब्स हैं, वहां कौन सी इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, वहां कौन सी मशीनें चल रही हैं, जो कि या कौन से कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी को रिसीव किया जा रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो वी ऑलवेज प्रेफर टू गो विद द यूटीपी। लेकिन जहां पे ये मसला हो, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि अगर यहाँ पे लेट करो कोई जनरेटर का जगह है जहां पे मल्टीपल जनरेटर्स लगे हुए हैं, मल्टीपल इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी हुई हैं, या इस किस्म के और डिवाइसेस जो कि फ्लक्स जनरेट करते हैं, तो फिर आप ये देख रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा शील्ड, इसमें और इसमें फर्क क्या है कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा शील्ड नहीं थी। यहाँ पे बाज का तो चारों को एक ही शील्ड के अंदर बंद कर दिया जाता है, या हर एक को अपनी अपनी शील्ड में बंद करके और फिर उसके ऊपर ये प्लास्टिक की, ये ब्लू की प्लास्टिक कोटिंग इस पे की जाती है। बट द मोर द शील्डिंग, द मोर द कॉस्ट। नंबर वन, more the cost. Number two, bigger the size. Bigger the size means less number of cables in the same duct. So that makes it a little expensive. लेकिन the good point is बायर का सिग्नल आप इसको इफेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर एवरीवन? सर इसमें एक और चीज़ मैंने फील की है फील्ड में, जी इसमें जी बाद दफ़ा सर जो एसटीपी केबल होती हैं इसमें सिंगल कंडक्टर होता है, बाद दफ़ा होते हैं मल्टीपल, तो उसको हम स्टैंडर्ड केबल्स और एक नॉर्मल केबल, ये मैं चाह रहा था कि चलो स्टूडेंट्स को मज़ीद पता चल जाए कि उसमें भी थोड़ा सा इसको फ़र्क कर दें कि ये स्टैंडर्ड केबल जब आती है तो उसमें, और जो एक नॉर्मल सिंगल कंडक्टर होता है उसमें, वो भी होते हैं उसमें। सिंगल नॉर्मली जो आपके कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है, उसमें आपको पता है कि चार चार पेयर्स, फोर पेयर्स ही होते हैं। क्या आप कहना चाहते हैं कि किसी में सिंगल पेयर होता है, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन था जिस तरह वाइट ऑरेंज एक केबल है, जी जी, एक ये वाइट और एक वाइट की कंडक्टर, ऑरेंज। हाँ एक वाइट ऑरेंज को अगर आप लेंगे ना तो नॉर्मली उसके अंदर एक ही कंडक्टर होता है, और बाज होती हैं जिसमें मल्टीपल कंडक्टर्स होते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड केबल्स बोलते हैं जिस तरह। ओके 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 ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए। आप कहना ये चाहते हैं, जो कि उम्मीद है कि कल की अगर वहां से मैं यूनिवर्सिटी से लूँ तो सामने भी ले आऊंगा। आप ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो हमारी मिसाल के तौर पे इन्होंने एग्जांपल ली इसकी, पिंक की, पिंक हो, ग्रीन हो, ब्राउन हो, ब्लू हो, डजेंट मैटर। ये कहना ये चाह रहे हैं कि बाज औकात उसके अंदर एक ही केबल होती है जिसका एक खास डायमीटर होता है, जिसकी वजह से, और जितना डायमीटर हम इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम होता जाता है, रेजिस्टेंस कम होता जाता है। और कम रेजिस्टेंस की वजह से आपको पता है कि उसकी एटेन्युएशन का लॉस कम हो जाता है। तो द बिगर द डायमीटर ऑफ द वायर, द बेटर द वायर इज, बिकॉज ऑल्दो कॉस्ट बढ़ेगी, लाजिम बात है, कॉपर इज नॉट सस्ता आइटम। सो ये एक कहना चाह रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि बास केबल्स में एक की बजाय मल्टीपल बारीक केबल्स को इकट्ठा किया गया होता है, ये कह रहे हैं ना आप? यस सर। या मुजम्मिल, तो ये इस तरह भी ये केबल दी जा सकती है। लेकिन इसमें डेफिनेटली आपको ये इनको इकट्ठा करके और उसमें से वो दिया जाता है। मोस्टली प्रेफर यही किया जाता है कि एक हो और बिगर हो। तो उसमें फायदा ये होता है कि एक को आपने स्टैंडर्ड का और दूसरे को आपने क्या नाम दिया? नॉर्मल कंडक्टर, नॉर्मल केबल होती है, उसको नॉर्मल बोला जाता है सर। नॉर्मल कैट नॉर्मल 5 होगी तो केबल, एक जी, स्टैंडर्ड एक टाइप होगी स्टैंडर्ड उसमें सर। और एक नॉर्मल। तो यस सर। बेसिकली दोनों का काम जो है, फिजिकली अगर देखा जाए या कैरेक्टरिस्टिक वाइज देखा जाए, तो ऑब्जेक्टिव तो ये होता है कि सिग्नल ले जाना है। लेकिन द क्वेश्चन इज, कम से कम देयर आर फोर चैट्स, लेट मी सी जी। मोहम्मद सतीक सर, अगर शील्ड हो या अनशील्ड हो, और अगर इसके पास पावर केबल डॉक में साथ भेजाई, कोई इफेक्ट सिग्नल पे होगा? अगर आपका मैं सवाल अगर गलत समझाऊं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। मैं ये समझाऊं कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम पावर केबल इन जिसमें से बिजली जा रही है, और ये हमारी कम्युनिकेशन की केबल, चले इसको मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये मैंने ग्रीन से कर दी। आप कहते हैं अगर एक डक्ट में ले जाऊं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि ये आपको 50 हर्ट्ज भी पावर हर्ट्ज है अगर पाकिस्तान है,
अगर जापान और यूएस है तो 60 हर्ट्स है, और ये जो है गीगा हर्ट्स या मेगा हर्ट्स पे है, यानी हाई हाई फ्रीक्वेंसी पे है, इससे इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे मैंने अभी और सर पीओई एज में पर एग्जांपल मार्केट दी। सर एज जी पर जी। मार्केट स्टैंडर्ड सर इन दोनों को सेपरेट रखा जाता है सर, मार्केट, एक डक्ट को वो नहीं लेकर। आपकी बात दुरुस्त है, उसकी वजह ये होती है कि अगर यहाँ को शॉर्ट सर्किट हो जाए, जो कि पॉसिबल होता है, हमारी मल्टीपल रीजंस है, बताता हूँ। मल्टीपल रीजंस में जैसे उन्होंने कहा ना, जो अच्छी अच्छी प्रैक्टिस है, उसको मतलब देखिए लफ्ज क्या है, अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छी प्रैक्टिस में इनको अलग रखने का मकसद है। मकसद ये कि पावर केबल में बहुत ज्यादा, क्योंकि पावर केबल है, वो भी क्या, दूसरे एंड पे आपने एसी लगाया हो मे बी, या दूसरे एंड पे आपने इलेक्ट्रिक मोटर लगाई हुई है, और आप इस डक्ट से गुजार रहे हैं, तो गुजर तो जाएगी लेकिन हीट जनरेट करेगी। और हीट जनरेट करने से अगर कहीं शॉर्ट होता है तो साथ कम्युनिकेशन भी में मसला आएगा। डज इट मेक सेंस? यस सर प्लीज। नाइस। लेकिन अगर आपको पता हो कि इसमें से मिसाल के तौर पे मैं केबल, मेरी पीओई नहीं है, और मैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ उसको एक्सेस रूटर को पावर दे रहा हूं, तो वो आपको पता है कि वो चंद वोल्ट से छोटी वोल्टेज ले जा रहा है, उससे आपको इफेक्ट नहीं आएगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस इसलिए जनरेट की जाती है कि कोई नॉर्म ना बना ले, इसमें से ही गुजारो। क्लियर? यस सर। नाइस। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हमने कहा कि जिन्नी नेक्स्ट जो है वो है कोएक्सियल केबल। अब आजकल के दौर में कोएक्सियल का कम हो गया है, लेकिन आज भी स्पेशली जो केबल नेटवर्क हैं, केबल नेटवर्क्स हैं, दे आर यूजिंग दिस। हाउएवर इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जब लेंथ इंक्रीज हो जाता था तो हम कोएक्सियल पे चले जाते थे। इवन अगर आपको याद हो, मैं कल दोबारा भी बता दूंगा, हमारे पास जो एनआईसी आते थे उनमें दोनों इंटरफेसेस होती थी, RJ45 की भी, RJ45 की भी, जिसके जरिए आप यूटीपी एसटीपी इस्तेमाल करते थे, और दूसरी उसके अंदर बीएनसी कनेक्टर के लिए, ब्रिटिश नेवल कनेक्टर के लिए भी अब वो होती थी कनेक्टिविटी। तो हम दोनों में से जो मर्जी इस्तेमाल करना चाहें, एक बात। नंबर टू, जब भी हमें लॉन्गर डिस्टेंस की जरूरत होती थी तो हम फिर इसको छोड़ के कोएक्सियल को, सॉरी यूटीपी को या एसटीपी को या टीपी को हम कोएक्स यूज करते थे। मैं इसको अपने एक्सपीरियंस के वो देता हूं। जब इनिशियली यूईटी में इंटरनेट लिया गया था तो हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में उसको लैंड कराया गया था। मैं उस वक्त कंप्यूटर सिस्टम डिपार्टमेंट में था, और दोनों डिपार्टमेंट में 100 मीटर से ज्यादा फासला था। अब एक ऑप्शन तो ये था, जैसे मैंने आपको भी बताया, कि मैं यूटीपी पे लेकर जाता, लेकिन रास्ते में रिपीटर्स लगाता। और रिपीटर आपको पता है कि एक्टिव डिवाइस है, पावर का मसला था, इसको पावर की जरूरत होती है, जैसे कि आपको पता है। तो मैं मल्टीपल जगहों पे पावर देता। अब लाजमी तौर पर इसका मतलब मैं किसी लैब में गुजारता, तो लैब तो उस वक्त पाकिस्तान, अब भी तालीम का बेड़ा गर्क है, लेकिन उस वक्त भी, लेकिन लोग अच्छे थे शायद, लेकिन लैब्स 2 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट शाम के क्या ईशा के तक चलता था। तो मुझे ये होता था कि अगर ये मैं यहाँ से लेकर जाऊं तो ये रिपीटर जो जो भी अपनी लैब की बिजली बंद करेगा वो इस रिपीटर को बंद कर जाएगा, जिसकी वजह से आगे कम्युनिकेशन ही नहीं होगी, क्योंकि यहां तक तो सिग्नल आएगा, आगे जाएगा ही नहीं, तो मैं तो रुक जाऊंगा। तो व्हाट आई डिड एट दैट टाइम, आई लेड हियर ए कोएक्सियल केबल जो कि 200 मीटर तक जा सकती थी। इसलिए इसको बाज़ औक़ात हम कहते हैं, उस वक्त ये 10 बेस या 100 बेस, 100 बेस 2, तो 100 या 10 बेस 2, ये 2 का मतलब है 200 मीटर। बाद में ये 10 बेस 5 भी आया, जिसको थिक नेट कहते हैं, जो कि 500 मीटर तक जा सकता है। तो स्टिल यू कैन से टू सम एक्सटेंट के जी यू मे प्ले विद द कोएक्सियल केबल, लेकिन आज के दौर में दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ऑप्टिकल फाइबर इन द कंप्यूटर नेटवर्क्स। क्लियर एवरीवन? लेकिन इसके गुड पॉइंट क्या था, स्पीड तो इसकी वही 100 मेगाबिट पर सेकेंड थी, लेकिन इसकी कैपेसिटी तो वही थी जो कि उस वक्त की इथरनेट की थी या यूटीपी की थी, लेकिन इसका एडवांटेज था लॉन्गर डिस्टेंस, तो वो ऑप्टिकल फाइबर ने खत्म कर दिया। तो इसलिए कई जगहों से कोएक्सियल, इवन हम इंटरनल जब हम इन चीजों को मिलाते थे टेलीकॉम नेटवर्क में, तो वहां भी हम कोएक्सियल यूज करते थे। दैट कोएक्सियल आल्सो हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द ऑप्टिकल फाइबर। जनाब, अब ये यहां पे आपको एक्सप्लेन कर रहा है
कि जो आपका ये पेयर्स हैं जो कि मुख्तलिफ कलर्स में आपको दिखा रहा है, तो ये आपको बता रहा है कि वन में क्या है, आउटर जैकेट है। यानी क्या देखिए आपको क्या है, यूटीपी इज द मोस्ट कॉमन नेटवर्किंग मीडिया। क्यों मोस्ट कॉमन है? सही सस्ता है। क्योंकि याद रखें, इंजीनियरिंग टास्क में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एंड दैट इज इकोनॉमिक्स। इसलिए हम इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स जरूर पढ़ाते हैं, क्योंकि यू हैव टू टेक द डिसीजन बेस्ड अपॉन दी हाउ मच यू आर स्पेंडिंग। तो एक तो इसलिए कॉमन नेटवर्किंग मीडिया है। इसके अलावा यहाँ पे जो केबल यूज होती है या कनेक्टर यूज होता है, दैट इज RJ45, जो कि आपने देखा हुआ है। नहीं भी देखा हुआ तो मुझे कल याद कराइएगा, दिखा दूंगा। फिर इंटरकनेक्ट होस्ट विद इंटरमीडिएट डिवाइसेस। इंटरमीडिएट डिवाइसेस से मुराद है स्विचेस और राउटर्स, ऑल्दो राउटर कम स्विचेस मोर। तो जब भी आपने अपने स्विच के साथ अपने डिवाइस को कनेक्ट करना होता है, तो वी यूज द यूटीपी केबल देयर। अब इसमें तीन चीजें वो बता रहा है। एक तो आउटर जैकेट, लाजमी तौर पे फिजिकल डैमेज से बचाने के लिए। आउटर जैकेट किस लिए? फिजिकल डैमेज से बचाने के लिए। नंबर टू, यहां पे ट्विस्ट। तो ट्विस्टिंग पेयर अभी बताया, ट्विस्ट क्यों करते हैं? क्रॉसटॉक को एलिमिनेट करने के लिए। ट्विस्टेड पेयर प्रोटेक्ट द सिग्नल फ्रॉम इंटरफेरेंस। विच इंटरफेरेंस? क्रॉसटॉक। एंड नंबर थ्री, कोडिंग, कलर कोडेड। देखें, कोई ऑरेंज है, कोई ग्रीन है, तो डिफरेंट कलर्स हैं। तो कलर कोडेड प्लास्टिक इंसुलेशन इलेक्ट्रिकली insulates the wires from each pair and identifies each pair। क्योंकि हम अगले कुछ दिन में जो लोग स्पेशली फिजिकली आ सकेंगे, उनको का ये टास्क देंगे कि वो हमारे लिए यही यूटीपी केबल लेकर क्या बनाएं। एक तो स्ट्रेट केबल बनाएं और एक क्रॉसओवर केबल बनाएं। तो ये जब वो बना रहे होंगे, तो फिर उस वक्त हम उनको बताएंगे कि इसमें से कुछ पार्ट जो हैं वो ट्रांस के लिए इस्तेमाल होती हैं और कुछ रिसीव के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो कलर कोडेड अगर सारा का एक ही कलर होता, तो कभी भी आप ये मालूम ना कर सकते कि किस पे ट्रांस हो रहा है और किस पे रिसीव हो रहा है। लेकिन जब हम EIA TIA स्टैंडर्ड के मुताबिक इसको स्टडी कर लेंगे, तो विल बी क्लियर कि जी किस पे में हमने भेजना है, या किस पे सिग्नल जा रहा है और किस पे सिग्नल आ रहा है, तो हम उन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो कलर कोडिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्पज। क्लियर एवरीवन? यस इसी तरह मुजम्मिल, हमने, अगर आप उसको और इसको कंपेयर करें, तो यहां पे आपको पहले वाले में यूटीपी में ये वन नजर आ रहा था और ये ट्विस्टेड पेयरिंग नजर आ रही थी। ये आपको दो चीजें नजर आ रही थी। कलर कोडिंग उसी तरह नजर आ रही है। यहाँ पे ये बास में मैंने से आपको बताया कि बास में एक ही होता है, एक ही शील्ड के अंदर चारों को बंद कर दिया जाता है। बास में अलग अलग पेयर्स को अलग अलग पेयर्स को अलग अलग पेयर्स को शील्ड के अंदर को बंद कर दिया जाता है, ताकि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इनको इफेक्ट ना करे। प्लस इसमें बास केसेस में बड़ी रेयरली आपको नजर आएगी, जहां पे आपको ये नंबर टू, जिसको कहते हैं फॉइल या ब्रैडेड, तो ये भी प्रोवाइड की जाती है, जिसका मकसद होता है EMI और RFI से निजात या कमी, रिडक्शन। समझ आ गई जी? तो दैट इज दी 2 and 3 is something added, 2 and 3 something added which gives you shielded twisted pair, STP। clear everyone? यस नाइस। उसके बाद आपकी पसंदीदा, जिसे मैंने कहा कोएक्सियल। So in the coaxial cable, you have again, you have the number one, which is the plastic, which is physical damage को बचाने के लिए, फिजिकल डैमेज से। लेकिन कंडक्टर इसमें 2 और 4 ही है। एक ये कॉपर का पार्ट है, Cu पार्ट है, और एक ये Cu पार्ट है। और ये इसकी 3 पे इंसुलेशन है। तो अगर आप इन चारों को एक्सप्लेन करना चाहें या देखना चाहें, तो प्रिवेंट माइनर फिजिकल डैमेजेस इज फॉर दिस प्लास्टिक। फिर एक ब्रैड, एक वोवन कॉपर ब्रैड और मेटालिक फॉइल एक्ट एज ए सेकेंड वायर। मैंने कहा कि कॉपर कॉपर ये दो दो पेयर बनाती हैं इन द सर्किट एंड एज ए शील्ड फॉर द इनर कंडक्टर।
फिर मैंने कहा कि जी प्लास्टिक इंसुलेशन बिटवीन द टू कॉपर पेयर्स, कॉपर वायर्स, एंड द फाइनल वन इज द कॉपर कंडक्टर इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिर आप इसके मुख्तलिफ किस्म के कनेक्टर्स हैं, जिसमें से मोस्टली जो कनेक्टर हम यूज करते हैं डेट द बीएनसी कनेक्टर, ब्रिटिश नेवल कनेक्टर्स हैं। अल्दो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड के मुताबिक जैसा भी कोई डिवाइस है, चाहे वो कोई रिसीवर है, कोई ट्रांसमीटर है, या कोई एंड डिवाइस है, वो भी ट्रांसमीटर रिसीवर ही होते हैं। जैसे आपका टीवी है मिसाल के तौर पे, तो आप अपनी या तो केबल ऑपरेटर से लेकर आते हैं या एंटेना से, पैराबोलिक एंटेना से एक कॉपर वायर, एक कोएक्सियल केबल आ रही होती है। तो डिपेंड करता है कि आपके टीवी में किस किस्म का कनेक्टर है, बट तीनों का काम यह है कि आपको कनेक्टिविटी देना, वेदर इट इज एन टाइप, एफ टाइप और बीएनसी, बट मोस्टली वन विच वी हैव यूज्ड इज द बीएनसी कनेक्टर। क्लियर हो गया? यस। नाइस जी, देयर इज समथिंग इन द चैट। ओके सदीक, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। अब हम आते हैं जी यूटीपी की प्रॉपर्टीज की तरफ। इसमें कई चीजें हम पढ़ भी चुके हैं, दोबारा भी देख लेंगे, कोई मसला नहीं। तो लेकिन उससे पहले एक चैट में कुछ आ गया है। जबीउल्लाह, यस सर, यानी कि उनको भी क्लियर है, जिस तरह के सदीक को क्लियर है उस तरह जबीउल्लाह को भी क्लियर है, तो अच्छी बात है। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ यूटीपी केबल। तो कहते हैं कि जनाब, जैसे मैंने पहले बताया, 4 पेयर्स ऑफ कलर, जैसे ये देखिए, ब्राउन एक पेयर, एक ग्रीन पेयर, एक ब्लू पेयर और एक ऑरेंज पेयर। तो कहता है 4 पेयर्स ऑफ कलर कोडेड कॉपर वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर, twisted together, okay, and encased in a flexible shield. No shielding is used in the UTP. UTP relies on the following properties to limit crosstalk. तो क्रॉसटॉक के लिए भी हमने कहा था क्या करें, पेयर्स की ट्विस्टिंग की बात की थी। तो ये कह रहा है कि क्रॉसटॉक को कैंसिल करने का क्या तरीका है कि आप ट्विस्टिंग टुगेदर एंड मेटालिक फील्ड, ये कह रहा है ईच वायर इन ए पेयर ऑफ वायर्स यूजेस ऑपोजिट पोलैरिटी। यस, वन पेयर इज नेगेटिव, अदर इज पॉजिटिव। हमें पहले से पता है कि दो है तो एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक हाई होगा एक लो होगा। दे आर ट्विस्टेड टुगेदर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट कैंसल ईच अदर एंड आउटसाइड आरएम। तो इसका मकसद, इस ट्विस्टिंग का मकसद क्या है कि आउटसाइड की जो, सॉरी, जो इससे जो क्रॉसटॉक जनरेट हो रहा है वो कैंसल आउट हो जाए और दूसरे को इफेक्ट ना करे। फिर वही कह रहा है कि वेरिएशन इन ट्विस्ट पर फुट, यानी पर लेंथ, मोर द ट्विस्ट लेस द इंटरफेरेंस, लेस द क्रॉसटॉक इफेक्ट, लेस द नॉइस, मोर द कैपेसिटी। और ये मोर द कैपेसिटी किसने कहा था? शैनन थ्योरम। अगर आपको किसी को दिल चाहे तो वो देख सकता है कि तो के फील्ड में हमें चीज जरूरत नहीं होती, लेकिन एज एन आइडिया कि जी व्हेन द नॉइज इज लेस द मोर इज द कैपेसिटी। और इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूँ। एक वक्त में मोडेम्स के जरिए, मैंने आपको पढ़ाया भी है, मोडेम के जरिए हम अपने घर से, मोडेम के जरिए अपने घर से हम थ्रू ए कॉपर वायर कनेक्ट होते थे थ्रू ए टेलीफोन एक्सचेंज टू एन आईएसपी। लेकिन जब बारिश हो जाती थी तो हमारी स्पीड बहुत कम हो जाती थी। क्यों? क्योंकि इस कॉपर वायर में मल्टीपल पेयर्स हैं, उनमें पानी चला जाता था, और यूं दो वायर्स के दरमियान इंसुलेशन, आपको पता है कि पानी जो है, और वो भी गंदा पानी, दैट इज ए गुड कंडक्टर, ठीक है। तो वो इसके दरमियान में एक कंडक्टर आ गया, तो कंडक्टर से एक से दूसरी तक वायर में आप क्रॉसटॉक इजिली हो सकती है। और जब वो इजिली होती थी तो इसका मतलब है कि नॉइज बढ़ गया, और नॉइज बढ़ता है तो शैनन कहता है कैपेसिटी कम हो जाती है, तो हमें बड़ी मुश्किल से 2 से 3 किलोमीटर पर सेकंड मिल रहा होता था उस वक्त। क्लियर है एवरीवन? जी सलमान। यस सर, क्लियर है। सलमान, आप बड़े दूर से बोल रहे हैं,
आप माइक के करीब नहीं है, इसलिए आपकी आवाज यहाँ नहीं पहुंच रही, लेकिन आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। Sir, clear है कि everything is clear? ओके ओके जी। अब यहाँ पे और उसके फर्दर डिटेल में भी बात करूंगा कि ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं इन्हीं यूटीपी केबल्स की। कहीं पे हम कहते हैं कैटेगरी 3 है, कहीं पे कहते हैं कैटेगरी 5 है, कहीं कहते हैं कैटेगरी 5E यानी इनहैंस्ड है, कैटेगरी 6 है, एंड सो ऑन। तो जो मेन इनमें और मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि अगेन दे केबल्स आर मेड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एंड दिस स्टैंडर्ड इज गिवन बाय EIA TIA। तो EIA TIA 568 स्टैंडर्डाइज एलिमेंट, तो उसमें क्या क्या चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, केबल टाइप, केबल लेंथ। देखिए ना, हमें 100 मीटर अभी ऐसे हमने कहा, तो किसने हमें बताया? भाई स्टैंडर्ड ने बताया कि 100 मीटर से ज्यादा ना इस्तेमाल करो। इसी तरह कौन से कनेक्टर इस्तेमाल होंगे जी? RJ45 होंगे। अगर हम टेलीफोन उसमें हैं, टेलीफोन पे हैं, तो RJ11 होंगे। इसी तरह केबल को टर्मिनेट कैसे करना है, टेस्टिंग के मेथड, जैसे मैंने आपको कहा कि आप ये स्ट्रेट और वो बनाएंगे केबल, क्रॉस केबल बनाएंगे, तो फिर इनको टेस्ट करेंगे कि क्या वाकई स्ट्रेट केबल बनाई हुई स्ट्रेट है, और क्या 8 के 8 पेयर्स, 4 पेयर्स सारे के सारे कनेक्टेड हैं, या क्रॉस है और 4 के 4 पेयर फंक्शनल है, या शॉर्ट है यानी बनी गलत है, काम के काबिल ही नहीं है। एंड फॉर दिस वी विल बी यूजिंग द केबल टेस्टर, वी विल बी यूजिंग द केबल टेस्टर। तो ये काम आपने करना है, नो वरीज। देन इज दी कनेक्टर्स की बात अभी हमने की। तो जेंटलमैन, ये है RJ45 कनेक्टर। कल मैं आपको ये दोनों चीजें कल मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, यूनिवर्सिटी से दोनों हमारे पास हैं। ये RJ45 कनेक्टर है और ये सॉकेट है। ये नॉर्मली हम जहां पे हमें मिसाल के तौर पे, अच्छा तरीका ये होता है, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं। होता ये है कि हमारी जो लैब है वहां पर भी इसको, लेकिन फिर वायरलेस के आने से उनकी यूटिलिटी खत्म हो गई। होता ये है कि आप एक डेटा बॉक्स लेते हो, डेटा बॉक्स में आप पैच पैनल लगाते हो। ये पैच पैनल है, पैच पैनल। और पैच पैनल के साथ आप यहाँ पे स्विच लगाते हो, रेड इज द स्विच। अब पैच पैनल पे जो केबल आती है, वो केबल आप एक सॉकेट पे टर्मिनेट करते हो, और सॉकेट के और आप अपने पीसी के दरमियान, या आपका पीसी है, यहाँ पे आप पैच केबल इस्तेमाल करते हो। कौन सी केबल? पैच केबल। तो एक मैंने डायरेक्टली भी आप चाहें तो ये स्विच पे डायरेक्ट लगा दें, लेकिन नॉट अ गुड वे। तो कई जगहों पे आपने देखा होगा, किया भी होगा, कि जी हम तो ऐसे ही लगा देते हैं, डायरेक्टली यहाँ से केबल उठाते हैं और जाके स्विच पे टर्मिनेट कर देते हैं। यस इट वर्क्स। लेकिन जैसे कि अभी पहले देख लूं कि चैट में क्या है। ब्रिटिश नेवल कनेक्टर ऑब्जर्वेशन, शायद ऑब्जर्वेशन आप नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं कि ये किसका मुखफफ है, किसका, और इस्तेमाल किस लिए होता है, अगर ये पूछ रहे हैं तो ये इस्तेमाल होता है टर्मिनेट करने के लिए कोएक्सियल केबल। क्लियर? ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप ये केबल, एक मैंने कहा कि तरीका तो ये ब्लू वाला भी कारगर तरीका है, ये डायरेक्ट उठाओ और यहाँ पोर्ट पे लगा दो, लेकिन अच्छा तरीका नहीं। अच्छा तरीका यही है, जैसे अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी बेस्ट प्रैक्टिस की। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप उस डेटा में पैच पैनल लगाएं और वहां पे इन केबल्स को टर्मिनेट करें, और फिर यहाँ पे एक शॉर्ट केबल लेकर यहाँ से यहाँ पे, सॉरी,